हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार अपने YouTube चैनल GIT क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो सभी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। मैं फिर आपको पता है ये क्लास हमारी डेली शाम 8 बजे लाइव चलती है। कल थोड़ा सा टाइम चेंज हो गया था, थोड़ा जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी थी मैंने, तो कोई बात नहीं। आज शाम 8 बजे। तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपने पड़ोसी का ध्यान रख रहे होंगे। तो पढ़ते रहो इसी उम्मीद के साथ में। और तुम्हें पता है कि ये क्लास हमारी फिजिक्स की चलती है। इसकी चलती है, फिजिक्स की चलती है, फिजिक्स क्लास 12। और ये हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 11। ये क्लास हमारी जो है ये होने वाली है लेक्चर नंबर 11। ये क्लास हमारी आज 11वीं क्लास है। और 10 क्लास में मैंने तुमको बता दिया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने तुमको पढ़ा रखी हैं। कल मैंने तुमको बताया था अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाना बताया था। आज हम तुमको बताएंगे कि निरक्षीय स्थिति में हम कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निरूपण करते हैं। और एक टॉपिक इसमें जो बचेगा कम समय में हम करते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा जब लंबी हो जाती है तो कोई देखता नहीं है, ठीक। तो इसीलिए हम कम एक टॉपिक उठा करके, एक लेक्चर उठा करके कम समय में आपको बहुत बेहतरीन सा कंटेंट देंगे। तो लेते रहिए। तो गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अपनी इस GIT क्लासेस की लाइव स्ट्रीम में लीजिए मजा। देखिए जरा सा, मैं आज जो उसी का आगे का लेक्चर होगा, ये लेक्चर नंबर होगा हमारे पास में 2, मतलब जो मैंने कल तुमको पॉइंट नंबर 1 बताया था, उसी का ये पॉइंट नंबर आज 2 है। क्या है? आज 2 है पॉइंट नंबर। कल मैंने एक हेडिंग बताई थी तुमको, आज है विद्युत द्विध्रुव के कारण। जो आज की हेडिंग रहेगी वो रहेगी विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास में। किसके कारण मुझे निकालना है, किसके कारण मुझे निकालना है? सभी साथी मेरे बताएंगे कि किसके कारण मुझे निकालना है। किसके कारण आज मुझे निकालना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है। किसके कारण मुझे निकालना है? विद्युत द्विध्रुव के कारण मुझे निकालना है निरक्ष। अब बात एक आती है कि सर अक्ष तो समझ में आता है, ये निरक्ष सर कौन सी वाला, ये निरक्ष क्या है? तो एक चीज हम तुमको बता देते हैं, आज सिंपल सी भाषा में तुमको निरक्ष समझा देते हैं। आप कभी भी अपनी लाइफ में कभी निरक्ष नहीं भूलेंगे कि निरक्ष का मतलब क्या होता है। कि हमारे पास में वही चीज कि 2 आवेश होंगे। हमारे पास में क्या होंगे? 2 आवेश होंगे। एक आवेश होगा -q और एक आवेश होगा हमारे पास में +q। ये एक दूसरे से 2a दूरी पर होंगे। कितने दूरी पर होंगे? 2a दूरी पर होंगे। इसी को तो हम विद्युत द्विध्रुव कहते थे, ठीक। हमारे पास में एक आवेश -q है और एक आवेश +q है, जो एक दूसरे से 2a दूरी पर है। और जब अक्ष की बात आती थी तब आप कोई बिंदु यहाँ पर P ले लेते थे और उस पर तुम्हें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती थी। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। निरक्ष बोलो चाहे निरक्षीय स्थिति बोलो। देखो कैसे करेंगे इसको। निरक्ष की जब भी बात निरक्ष की करे, काहे की बात करे? निरक्ष की जब भी बात करे तो समझ जाना कि उसके मिडिल पॉइंट से कोई एक सीधी लाइन खींचना है, ठीक है। उसके मिडिल पॉइंट को बराबर 2 भागों में बांट देना। ऐसे समझ लेना कि तुम्हें इस पूरी लाइन के ऊपर एक क्या कर देना है, क्या कर देना है? एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देना है। ये जो लाइन है इसके ऊपर यही होती है हमारे पास में निरक्ष रेखा। समझ गए ना? तो निरक्ष रेखा है तो करेंगे क्या? इस -q से ये निरक्ष रेखा हम ऐसे खींच लेते हैं। यहाँ पे इस -q से इसको ऐसे मिलाते हैं
और इस प्लस क्यू आवेश के इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक, तुम्हें पता है कि माइनस क्यू से ये बिंदु हमारे पास में कोई होगा बिंदु P। इस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है और इसको हम मान लेते हैं O। तो जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी 2a थी तो ये दूरी जो होगी वो A होगी और जो ये दूरी होगी वो A होगी। और तुम्हें पता है कि एक आवेश से लेकर के यहाँ बिंदु P तक की जो दूरी होती है वो हमारे पास में क्या होती है, क्या होती है, वो तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु हमारे पास में क्या होता है, P होता है, जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम अगर इसमें थ्योरी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि माना कोई दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है जिनके बीच की दूरी 2a है। क्या लिखेंगे कि माना कोई दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है जिनके बीच की दूरी 2a है, जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर मुझे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात समझ गए मुझे क्या लिखना है, समझ गए सभी लोग। ठीक, जो इस फिगर को समझ गया समझ लो उसने सबको समझ लिया, जो ये फिगर को समझ लेगा उसने सब कुछ समझ लिया। अब बात वही आ जाती है कि सर यहाँ पर तुम्हें पता है कि ये जो बल होगा, बात वही बल की आ जाती है। काहे की बात आ जाती है, बल की आ जाती है कि ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये प्लस क्यू आवेश जब इस पर विद्युत बल लगाएगा तो कुछ इस दिशा में लगाएगा, ऐसे लगाएगा, क्योंकि प्लस क्यू एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब ये माइनस क्यू इस पर बल लगाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बल लगाएगा। ठीक, बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। ठीक है, अब हम करते क्या हैं, ये हुआ हमारे पास में प्लस क्यू आवेश के कारण और ये हमारे पास में हुआ माइनस क्यू आवेश के कारण। और यहाँ पर हम एक मान लेते हैं कि ये हमारे पास में नेट है, ये हमारे पास में थीटा एंगल, ये हमारे पास में थीटा एंगल। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं समझ में आई। ये जो हमारे पास में है वो हम ई नेट निकालते हैं, ई नेट निकालते हैं आकर के। अब अच्छा एक चीज तुम्हें पता होगी, थोड़ा सा जिसको वेक्टर का पोर्शन कंप्लीट है, जिसको वेक्टर पता है कि वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, तब तो वो यहाँ पर निकाल सकता है, अन्यथा वो नहीं निकाल सकता है। तो वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें पता है कि हमारे पास में थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई ए वेक्टर है और यहाँ इसके पास में थीटा एंगल होता है, तो जिधर एंगल होता है उधर हम लेते हैं a cos थीटा। क्या लेते हैं, a cos थीटा, और एंगल के विपरीत में लेते हैं हम a sin थीटा। ये क्लास 11th का टॉपिक है, क्लास 11th का है, लेकिन तुम लोगों ने 11th में तो झक मारी, पढ़ाई तो की नहीं है। ठीक है, तो वेक्टर बहुत जरूरी है। ये सोचो कि पीछा छोड़ देगा तो पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। वेक्टर का जो है ये पूरी ग्रेजुएशन में तुमको पूरी एक बुक मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेक्टर होगा, तुम्हें पढ़ना होगा। तो ये बात आई। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हम बात करेंगे यहाँ पर, बताओ। इस प्लस क्यू आवेश के कारण ये अगर हम बात करें तो ये चीज हमारे पास में, जिधर एंगल हमारे पास में है उधर क्या होता है, जिधर हमारे पास में एंगल है उधर क्या होता है, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हमारे पास में रहेगा e cos थीटा, वो भी प्लस क्यू आवेश के कारण। अगर हम माइनस क्यू आवेश की बात करें तो ये भी इधर ही एंगल है, तो इधर हमारे पास में हो जाएगा e माइनस क्यू cos थीटा। समझ गए इतनी बात कि जिधर एंगल होता है उधर cos थीटा लेते हैं और एंगल के विपरीत हम sin थीटा लेते हैं। तो ये देखो प्लस क्यू आवेश के कारण एंगल इधर था तो प्लस क्यू cos थीटा हो गया, इधर देखो माइनस क्यू आवेश के कारण था तो माइनस क्यू cos थीटा हो गया। अब देखो एंगल के विपरीत की हम बात अगर करें तो देखो ये तो एंगल के साइड में था, इसके एंगल के विपरीत में प्लस क्यू sin थीटा होगा यहाँ पर, और इस एंगल के विपरीत में नीचे की साइड में कहीं पर होगा हमारे पास में e माइनस क्यू साइन थीटा। ये बताओ इतना ये फिगर दिख रहा है, थोड़ा सा खिचपिच हो गया है, ठीक, इतनी दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ दिख रहा है। अपने अपने फ़ोन की विजिबिलिटी को बढ़ा लेंगे, बिल्कुल साफ दिखेगा। ये फिगर समझ में आया कि नहीं आया,
ये फिगर समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो आ गया है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं ई नेट। क्या निकालेंगे हम? ई नेट निकालेंगे। तो थ्योरी तो मैंने तुमको बता दी कि माना कोई दो बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू है जिनके बीच की दूरी 2 है, 2a है, जिसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। समझ गए ना? मजा आ रहा है ना? ये फिगर समझ गए? बहुत आसानी से मैंने तुमको फिगर समझाया। इस पर बेस्ड है कि जिधर एंगल होता है उधर cos थीटा लेते हैं, एंगल के विपरीत हम a sin थीटा लेते हैं। तो जिधर एंगल है उधर cos थीटा, जिधर एंगल है उधर cos थीटा, और इस एंगल के विपरीत, इस एंगल के विपरीत यही तो आएगा, तो साइन थीटा आ गया। इस एंगल के विपरीत हमारे पास में साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा आ गया। समझ गए? क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश के कारण है और ये माइनस क्यू आवेश के कारण है। तो अगर अब हम ई नेट की बात करें, यहाँ पर ई नेट की बात करें तो ये देखो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, मतलब ये भी cos थीटा ये भी cos थीटा हमारे पास में है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण cos थीटा और प्लस क्यू आवेश के कारण, चाहे माइनस क्यू आवेश के कारण लिखें तब भी हमारे पास में क्या है? cos थीटा। ये प्लस क्यू आवेश के कारण cos थीटा, ये माइनस क्यू आवेश के cos थीटा, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कैसे हैं? विपरीत हैं। ये देखो ऊपर की ओर है, ये देखो नीचे की ओर है, और एक जैसे होने के कारण ये निगलेक्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। बात समझ गए कि ये साइन थीटा ऊपर की ओर, ये साइन थीटा नीचे की ओर, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होने के कारण कट जाते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से अगर जोड़ने की कोशिश करें तो ई नेट जो हमारे पास में निकल के आएगा, देखो जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो ये हमारे पास में 2EQ cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात सभी को समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। ई नेट हम निकालते हैं तो दो हमारे पास में ऐसे रहेगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, आ जाओ अपने टॉपिक पे, ये हमारे पास में प्लस क्यू आवेश, एक क्यू नॉट आवेश दोनों बिंदुओं से r दूरी पर स्थित होता था। तब हम फार्मूला बनाते थे के क्यू नॉट बटे में r स्क्वायर। याद है किसी को? याद आया ना? याद आया ना? तो वही चीज यहाँ पर होती है हमारे पास में, जो हमारे पास में प्लस क्यू आवेश के कारण लिखेंगे तो एक आवेश है तो एक आवेश के कारण के क्यू बटे में r स्क्वायर। बताओ, बटे में r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो r तुम्हारे पास में है, जो दूरी तुम्हारे पास में है, वो दिखानी है प्लस क्यू आवेश के कारण। मतलब यहाँ से लेकर के ये जो दूरी तुम्हारे पास में है, ये जो दूरी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? देखो जब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा। पढ़ा होगा सभी ने कि जैसे हमारे पास में समांतर लाइन वाला पढ़ा है ना कि अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है। तो जब देखो ये थीटा है तो ये भी हमारे पास में क्या होगा? थीटा है। जब ये थीटा है तो ये भी हमारे पास में थीटा होगा। हमारे पास में होगा कि नहीं होगा? यहाँ से अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहें तो हम ये निकाल सकते हैं कर्ण। ये हमारे पास में क्या है? कर्ण ही तो है। तो अगर हम निकालना चाहें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये हमारे पास में लंब है तो ये लंब का स्क्वायर, और प्लस ये हमारे पास में आधार है तो आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो लंब हमारे पास में क्या है? r का स्क्वायर, प्लस आधार हमारे पास में क्या है? 1 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ से कर्ण की बात करें तो यहाँ से रूट हटेगा, सॉरी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मतलब जो ये दूरी हो जाएगी वो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगी। और वही यहाँ पर r स्क्वायर होता था कि मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम ये लिखेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, देखो लिखा है cos थीटा। क्या लिखा है? cos थीटा लिखा हुआ है। तो यहीं से हम निकाल लेंगे अपने cos थीटा का मान। cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है? a है, और कर्ण क्या है? ये वाली भुजा है, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा का मान a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो cos थीटा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हम रख देंगे a बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आया मजा? चमकी बात? चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका? अगर समझ गए तो मक्खन है, नहीं तो तुम सब लोग क्या हो? ढक्कन है। ये 500 mg के कैप्सूल हैं,
इसे सबके बस की हजम करने की बात नहीं होती, पेट में गैस बना देता है। ठीक, तो समझते रहो। अब देखो क्या करते हैं, तुम्हें पता है कि स्क्वायर जब खुलता है तो रूट क्या होता है, हट जाता है अपने पास में। तो हम ई नेट जब निकाल रहे हैं, जब हम ई नेट निकाल रहे हैं तो ये हमारे पास में 2 इंटू के क्यूब और ए आ गया ये, और बटे में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इधर बचा हमारे पास में अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत दिख रहा है ना सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, तुरंत बताएंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा। अब देखो आगे हम क्या निकालते हैं, ई नेट ही तो मुझे निकालना है। ठीक, ऊपर जो हमारे पास में लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने थे 2a इंटू क्यू। इसको हम ऐसे थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम के लिख लेते हैं, इस 2 को हम इसके पास में ले आते हैं तो 2a हो जाएगा, और इंटू में हम लिख लेते हैं q। ऐसे लिख लें, जो पूरी लाइन ऊपर की लिखी है वही लाइन देखो हमारे पास में यहाँ पे लिखी हुई कि नहीं लिखी हुई, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं ना, दिखेगा नहीं। हम ऐसे फिर से देखो, मैंने कैसे लिखा था, ई नेट इक्वल टू, देखो पहले के लिखा है तो इस के को हम ऐसे लिखें, सब गुणे का निशान है ना हमारे बीच में, 2 के साथ में a को लिख दो तो 2a लिख दे, और इंटू में q लिख दे, इंटू में ये लिखा हुआ है, और बटे का निशान लगाओ। अब देखो ये a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर आधी है, और ये पावर हमारे पास में कितनी है, 1 है। जैसे मैंने तुमको बताया, इधर देखो साइड में मैंने कहा लिखा हमारे पास में है x, ठीक, और गुणे x की पावर 1/2। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सभी को? बताएंगे, दिख रहा है सभी को? ये देखो मैंने लिखा x गुणे x की पावर 1/2, तो कुल मिलाकर के ये x की पावर 1 है, ये 1/2 पावर हमारे पास में है। तो अगर हमारे पास में बेस बराबर होते हैं, क्या होते हैं, अगर हमारे पास में बेस बराबर होता है, बेस का मतलब आधार बराबर होता है, अगर हमारा आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। मतलब जो x है इसको हम x लिखा रहने देंगे, यहाँ पे घात है 1 और प्लस 1/2, तो x की पावर इसके नीचे 1 मानेंगे तो 2 कम 2 प्लस 1/2, तो x की घात 2 1 3/2, ये बनेगा हमारे पास में x की पावर 3/2। तो देखो क्या कुछ ऐसे ही तो ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो कुछ जब ऐसे ही ये लिखा हुआ हमारे पास में है तो देखो बेस, यहाँ देखो बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर होता है, जब आधार बराबर होता है, तब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। मतलब इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 ये है, आधी ये है, 1 ये है और आधी ये है, तो जोड़ेंगे इसको तो 2 कम, इसकी भिन्न बन गई ना, 2 कम 2 प्लस 1/2 और 2 1 3/2, ये क्या बन जाएगी, 3/2 पावर बन जाएगी। इतनी बात समझ में आई सभी को? बताएंगे सभी लोग? मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? चमका कि नहीं चमका? देखो एक बार, तब तक थोड़ा सा इंक इसमें हम और डाल लेते हैं। ये इंक वाला जो झंझट है, व्हाइट बोर्ड ब्लैक इंक, ये ब्लैक बोर्ड मतलब काले कलर से सभी लोग डरते हैं, ठीक, लेकिन ये नहीं पता है कि ये काला कलर ही सभी व्यक्तियों की जिंदगी बदल देता है। कि अगर तुम्हारे पास में कालिक लग जाती है, कालिक का मतलब समझते हो? कि अगर तुम कोयले की खान में जाओगे तो तुम्हें कालिक लग जाती है। यही तो कहते हैं कि काला नहीं लगना चाहिए, धब्बा नहीं लगना चाहिए हमारे ऊपर। लेकिन ये ब्लैक बोर्ड जो है ना, ये ब्लैक बोर्ड भी तो काला ही है। ब्लैक बोर्ड काला होता है, इसमें मार्कर से हम काला लिखे ना, ये तो ब्लैक बोर्ड चलो वाइट है, लेकिन जो स्कूल में श्याम पट होते थे ना, वो काले ही होते थे, और वो काले ही होते थे ना, और उसी से अपना भविष्य रचते हैं, ठीक। तो कालिक से ही भविष्य रचते हैं। देखो ये हमारे पास में था ई नेट के 2a इंटू क्यू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब इसी के आगे इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तब तुम्हें और बेहतरीन समझ में आएगा। अब देखो यहाँ से ई नेट हम निकालते हैं। अगर हम ई नेट की बात करते हैं
ई नेट की बात करते हैं तो ये क्यू हमारे पास में ऐसे लिखा रहने दो। अगर किसी को याद है कि मैंने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या बताई थी तो हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स करके कि सर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा आपने बताई थी कि कोई भी एक आवेश हो और उसके बीच की जो दूरी होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाती है। किसी एक आवेश तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सर आपने बताया था। तो हम देखते हैं कि Q इंटू 2A, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि Q इंटू 2A लिखा हुआ है तो क्या मैं इसको P लिख सकता हूँ? सर लिख सकते हैं आप इसको, तो हम इसको P लिखे दे रहे हैं तो P बटे में A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 3/2। और दूसरी चीज तुम जानते हो कि इस R की अपेक्षा ये बहुत छोटा होता है तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो R की अपेक्षा A बहुत छोटा होता है तो इसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब हम निकालते हैं E नेट अपने पास में तो ये बनता है KP बटे में A स्क्वायर, तो छोटा हो जाएगा, R स्क्वायर हमारे पास में बचेगा तो R स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो ये हमारे पास में, थोड़ा सा इसको भी समझ लो कि अगर हमारे पास में लिखा है a की घात m की पावर n तो इसको हम ऐसे लिखते हैं a की घात m n, ऐसे तो लिखते हैं। अब देखो लिखा हमारे पास में a स्क्वायर की पावर 3/2 तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a की पावर 2 गुणे 3/2, मतलब 2 से 2 खत्म होगा, हमारे पास में a क्यूब बचेगा। ये सारे नियम लॉगरिथमिक हैं, लघु गुणक, जो कक्षा 9th में पहले पढ़ाया जाता था, लघु गुणक लॉगरिथमिक। तो तुम लोग सोचते हो कि मैथ से मेरा पीछा छूट जाएगा, बायो ले लेंगे, तो कभी छूटने वाला नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, जो ई नेट हमारे पास में निकल के आएगा वो K इंटू P और बटे में R क्यूब निकल के आएगा। मात्रक कूलॉम-मीटर वही होता है हमारे पास में, ये निकल के आएगा KP बटे में R क्यूब, ये निकल के आएगा ना। और प्रयोगों द्वारा तुम K का मान जानते हो क्या होता है, K का मान क्या होता है, पीछे पढ़ भी चुके हो, पीछे मैंने पढ़ा भी दिया है कि 1/4πε0 होता है। तो हम जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं तो K की जगह पे लिख देते हैं 1/4πε0 और P बटे में R क्यूब, मात्रक कूलॉम प्रति, ठीक। यही चीज तुमको प्रूफ करनी थी। अगर तुमसे पूछ ले कि इसमें दिशा क्या होगी तो दिशा के लिए एक लाइन आगे हम लिख देते हैं कि 1/4πε0 P बटे R क्यूब ये रहेगा और इसके साथ में माइनस P का कैप रहेगा। तो ये हमारे पास में बिल्कुल सदिश टाइप में लिखा रहता है कि माइनस P का एकांक सदिश सिर्फ और सिर्फ दिशा बताने के काम आता है। तो बताओ किस किस को ये चीज़ समझ में आई, किस किस को ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण मुझे निकालना था, ये हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव था, इसके कारण मुझे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी। तो मैंने कहा था कि निरक्षीय स्थिति की बात करें तो समझ जाना कि हमारे पास में एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। जब इस पर हम ऊर्ध्वाधर कोई लाइन खींच देते हैं इसके मध्य बिंदु से तो ये स्थिति जो बनती है वो निरक्षीय की स्थिति बनती है। ये जो स्थिति बनेगी आपके पास में वो निरक्षीय की स्थिति बनेगी। फिर मैंने तुमको एक बात बताई कि हम वेक्टर का एनालिसिस कैसे करते हैं, कि जब हमें वेक्टर निकालने होते हैं हम कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने तुमको समझाया। फिर से समझ लो, एक बार फिर से कोशिश करके समझा देते हैं कि यदि हमारे पास में ऐसे कोई है, ये वेक्टर A है, ये एंगल थीटा हमारे पास में है, तो जिधर एंगल होता है उस साइड में अगर हम लिखते हैं, जिस साइड में एंगल होता है उस साइड में हम A cos थीटा लिखते हैं और एंगल के विपरीत जो लिखा जाता है वो A sin थीटा लिखा जाता है। ये होती है वेक्टर की कहानी। तो वही कंडीशन कुछ तुम्हारे पास में ऐसी यहाँ पर बन रही थी कि कुछ ऐसा बन रहा था, तुम्हारे पास में योग जो बन रहा था वो कुछ ऐसा बन रहा था कि ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये तुम्हारे पास में ऐसे है। फिर से समझो इसको, ये तुम्हारे पास में ऐसे है और ये तुम्हारे पास में ऐसे है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास में ऐसे तो आया था बन के, ये तुम्हारे पास में ऐसे आया था बनके, ये तुम्हारे पास में ये प्लस क्यू आवेश था, ये माइनस क्यू आवेश था। तो प्लस क्यू आवेश के कारण ये एंगल की तरफ अगर हम निकालते हैं तो
ई प्लस क्यू कॉस थीटा लिख देते हैं। और ये देखो ये भी तुम्हारे पास में एंगल ही है, ये भी देखो एंगल की तरफ निकालते हैं तो ये हमारे पास में ई माइनस क्यू कॉस थीटा होता है। अब देखो यहाँ से ये एंगल का विपरीत है तो ये जब एंगल का विपरीत होगा तो ई प्लस क्यू साइन थीटा हमारे पास में होगा। अब देखो ये वाला ये एंगल के विपरीत है तो ये होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये दोनों क्या होते हैं, परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन परंतु विपरीत होते हैं, तो विपरीत होने के कारण ये दोनों हो जाते हैं कट, क्योंकि एक होगा प्लस का एक होगा माइनस का, तो ये दोनों हो जाएंगे निगलेक्ट, मतलब इनकी कहानी मुझे नहीं रखनी है। और ये एक साइड में होने के कारण इनको हम कर देते हैं जोड़ करते हैं, मतलब इसका हम ई नेट निकालते हैं, जो मैंने तुमको लिख करके यहाँ पे बताया है ये वाले कि ई नेट जो हमारे पास में होता है ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ये एक जैसे होने के कारण ये दोनों आपस में जाते हैं जोड़। और ये ई प्लस क्यू मतलब एक बिंदु आवेश के कारण, जब एक बिंदु हमारे पास में हो, एक प्लस क्यू एक बिंदु हो, इस एक बिंदु आवेश के कारण कोई बिंदु P है, इस पर मुझे जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है तो फार्मूला हमारे पास में बन जाता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर, एक बिंदु आवेश के कारण। तो आर यहाँ पर दूरी होती है तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश ये था तुम्हारे पास में, तो इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P ये था तुम्हारे पास में, इसके बीच की ये वाली दूरी जो निकल के आई वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर निकल के आई। मतलब इसमें मैंने पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई की है। इतनी बात समझ गए। मेन तुम्हें समझना है कि ये फिगर, इस फिगर में हम कैसे क्या बनाते हैं। प्लस क्यू आवेश था तो बल आगे की दिशा में लग रहा था तो ये इधर लगेगा, माइनस क्यू था तो अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा, तभी ये तुमको ऐसे मैंने शो किया हुआ। अब बताओ तुम्हें कहीं पर भी कोई दिक्कत हो अगर इस टॉपिक में तो बताएं। इसका एक टॉपिक रह गया है हमारे पास में, वो हम कल डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास में आर थीटा है तो इस पर आगे बात हम कैसे करते हैं। बात समझ गए। हम कल इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये पूरा आपका खत्म हो गया कि किसी बिंदु आवेश के कारण, जब हम किसी बिंदु आवेश के कारण निकालते हैं तब क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सब कुछ मैंने तुमको डेरिवेशन के अनुसार बता दिया है। जैसे थ्योरी लिखनी वैसे थ्योरी लिखोगे, ऐसे पूरा प्रूफ करके चले आओगे। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, न्यूमेरिकल भी तुम्हारे ढेर सारे इस पे लगेंगे। पहले हम थ्योरी की क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आपको न्यूमेरिकल की क्लासेस बताएंगे। और ये कोचिंग हमारी ऑफलाइन भी चलती है, जो 1 जुलाई से ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। और जिस किसी को भी ज्वाइन करना है वो हमें मिलेंगे आकर के, हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, हमारे चैनल पे जाना, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है कांटेक्ट नंबर, उस कांटेक्ट नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं कि सर कहाँ आना है, कैसे पढ़ाई करनी है मुझे। हम आपको अपनी बेहतरीन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे आकर के। ये यूट्यूब की क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, इसमें कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है, बिल्कुल आप फ्री पढ़िए, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, बिल्कुल बेहतरीन। कोई बच्चे होते हैं जो फीस नहीं दे सकते, वो हमारी यूट्यूब क्लासेस से पढ़ सकते हैं। बाकी जिसको अच्छे नोट्स के साथ में पढ़ाई करनी, जिसको हम नोट्स भी साथ में प्रोवाइड कराते हैं, बिल्कुल हैंड राइटिंग से लिखे हुए नोट्स होंगे, एक अप टू डेट नोट्स होगा, उसको हमारी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी जो 1 जुलाई से आरंभ। ठीक, तो बने रहिए हमारे GIT क्लासेस पे और लेते रहिए इसी तरह लाइव स्ट्रीम का मजा। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।